गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग साइंस में पीएच स्केल के महत्व के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोगों ने देखा कि खेतों में कैसे पीएच का उपयोग किया जाता है और उसको उदासीन बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखें कि हमारे पेटों में अगर अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको उदासीन बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे। तो उसको उदासीन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? एंटासिड का। तो एंटासिड का प्रयोग करेंगे, जिसके कारण हम लोगों के पेटों की जो अम्लीयता है वो क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। तो आज तीसरा पॉइंट हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा था दंत क्षय से बचने में। देखो, दंत क्षय होता क्या है? दंत क्षय मतलब दांतों का सड़कर नष्ट हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? दंत क्षय। तो हम लोग के दांत जो है वो सड़ते कैसे हैं? तो सबको मालूम है कि उसमें कीटाणु आ जाते हैं, कुछ सूक्ष्मजीव आ जाते हैं, जिसके कारण दांत सड़ जाते हैं और दांत में दर्द बहुत करता है। तो इसमें हम लोग का पीएच का क्या महत्व हो सकता है? तो जब हम लोग रोज सुबह उठते हैं तो हम लोग मुंह धोते हैं, चाहे वह ब्रश हो या दातून हो, किसी भी चीज़ से हम लोग क्या करते हैं? मुंह धोते हैं। तो मुंह धोने से क्या होता है? हम लोग के दांतों की गंदगी समाप्त हो जाती है। तो दांतों की गंदगी समाप्त होने के साथ साथ मुंह धोने पर हम लोग के लार का पीएच मान भी बैलेंस रहता है, जिसके कारण दांत सड़ नहीं पाते हैं। तो दांतों में सड़न कैसे शुरू होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो दांतों में सड़न कैसे होता है वो बताते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तब जो खाना के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वे दो दांतों के बीच में कहीं फंस जाते हैं। तो दांतों के बीच फंसने से क्या होता है? दांतों के बीच फंसने से हम लोग मुंह धोते हैं, फिर भी वहाँ पर क्या होता है कि वो भोजन का टुकड़ा वहाँ पर फंसा रहता है। तो फंसा रहने के कारण उसमें क्या करते हैं? सूक्ष्मजीव आ जाते हैं। हम लोग को पता है कि कोई भी खाना को अगर हम लोग रख दें, मान लो कि आज खाना बच के सुबह में उसको रख दें और कल एक दिन के बाद हम लोग उसको निकालें तो देखते हैं कि उसमें क्या आ जाता है? खट्टापन आ जाता है। तो वो खट्टापन किसके कारण होता है? तो सूक्ष्मजीव के कारण। तो हम लोग के दांतों में जो भोजन फंसा हुआ है उस भोजन में क्या होते हैं? सूक्ष्मजीव आ जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में सूक्ष्मजीव मौजूद रहते हैं। जब हम लोग बोलते हैं, हंसते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, मुंह खुलता है तो सूक्ष्मजीव अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। तो भोजन का टुकड़ा रहने के कारण सूक्ष्मजीव वहाँ पर अपना अटैक कर देते हैं और अपना निवास वहाँ बनाते हैं और उस भोजन को सड़ा देते हैं वो सूक्ष्मजीव। ठीक है। तो सूक्ष्मजीव को सड़ाते हैं और क्या कर देते हैं? उस भोजन के टुकड़े को अम्लीय बना देते हैं। तो अम्लीय बना देते हैं, तो जब अम्लीय बना देते हैं तो वो हमारे दांतों को सड़ाना शुरू कर देता है। तो हमारे दांत जो होते हैं उनमें कैल्शियम धातु पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है और लवण का निर्माण होता है। उसी तरह दांत जो है हम लोग के कैल्शियम का बना होता है। तो कैल्शियम में जब अम्ल, भोजन का टुकड़ा से जो अम्ल बनता है वह अगर वहीं रह जाता है तो वह दांतों से अभिक्रिया करता है और दांतों से अभिक्रिया करके धीरे धीरे उसको सड़ाना शुरू कर देता है। तो दांत बहुत दिन तक स्वस्थ रहें इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? रोज सुबह ब्रश करते हैं।
और हम कहते हैं कि रात में भी सोने से पहले एक बार ब्रश करना चाहिए, क्योंकि रात में जो हम लोग खाना खाते हैं वो खाना दांतों में अगर फंस जाता है तो सीधे हम लोग सो जाते हैं और सीधे सुबह ही उठते हैं। तो 7-8 घंटा के बीच में सूक्ष्मजीव वहाँ पर अटैक करके उसको क्या कर देते हैं, सड़ाना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम लोग रात में अच्छा से कुल्ला करते हैं और ब्रश करते हैं तो हम लोग को दांतों का समस्या कभी नहीं होगा। तो दांत सड़न क्यों होते हैं, तो भोजन के टुकड़ों के द्वारा जो वहाँ फंसे रहते हैं। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग कोलगेट का उपयोग करते हैं। आज हम लोग पढ़े हैं कि कोलगेट का पीएच कितना होता है, 7.8 होता है, यानी वह क्षारकीय पदार्थ है। तो जब हम लोग ब्रश करते हैं तो वह क्षारकीय पदार्थ उस भोजन के टुकड़े जो अम्लीय बन चुका है उस पर जाकर अभिक्रिया करता है और उसको उदासीन बना देता है, क्योंकि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो उसको उदासीन बना देता है, जिसके कारण सूक्ष्मजीव वहाँ पर नहीं रह पाते हैं, वह मर जाते हैं। और भोजन का टुकड़ा जो अम्लीय बना था वो भी क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, जिसके कारण हम लोग के दांत नहीं सड़ते हैं। ठीक है, तो पीएच का महत्व हम लोग को मुंह में भी है, दांतों में भी है। तो जो चीज़ अभी हम बोले उसी को संक्षेप में हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे। दांतों के बीच भोजन का टुकड़ा फंस जाने के कारण वह टुकड़ा सूक्ष्म जीव के संपर्क में आकर अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण हमारे मुंह में लार के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तथा दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। नहीं तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। थोड़ा अम्लीय हो जाता है तथा दांतों में सड़न शुरू हो जाती है, क्योंकि दांतों में उपस्थित कैल्शियम धातु अम्ल से अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट
हो जाता है। अतः दांतों की सड़न रोकने तथा भोजन के टुकड़े को उदासीन बनाने के लिए दुर्बल क्षारक यानी कि टूथपेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो जो टूथपेस्ट होता है, जब हम लोग डेली ब्रश करते हैं तो भोजन का टुकड़ा जो अम्लीय हो जाता है उसको क्या कर देता है, वह उदासीन बना देता है, जिसके कारण हम लोग का दांत सड़न से बच जाते हैं। तो दांत जो है हम लोग का, उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है और वो किसका बना हुआ होता है, तो वो हम लोग देख लिए कि वह कैल्शियम धातु का बना हुआ होता है, यानी कैल्शियम धातु का के यौगिक का बना होता है। तो उसी को हम लोग पॉइंट में भी लिख लेते हैं। दांत का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट के यौगिक से हुआ है। अगला पॉइंट, दांत के सबसे कठोर एवं चमकीले भाग को इनेमल कहते हैं। तो दांत कैल्शियम फॉस्फेट यौगिक का बना होता है, और जो हम लोग के दांतों में जो चमक पाई जाती है, जो कठोरता है, जैसे हम लोग किसी कठोर चीज़ को जब हम लोग चबाते हैं तो हम लोग के दांतों को कुछ नुकसान नहीं होता है। ये किसी कारण होता है, तो इनेमल के कारण होता है। तो जो हम लोग का दांतों का कठोर भाग और चमकीला भाग होता है, जो दांतों में चमक होती है, उसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। ठीक है। इसलिए कभी भी दांतों को कोई रुखड़ा चीज़ से रगड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई खुरदरा चीज़ से अगर हम लोग दांत को रगड़ेंगे तो हम लोग का इनेमल क्या हो जाएगा, इनेमल को नुकसान पहुंचेगा। इनेमल को नुकसान पहुंचेगा तो क्या होगा, दांतों की जो चमक है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, और दांतों की चमक समाप्त हो जाएगी तो दांत भी अच्छे नहीं दिखेंगे और दांत कमज़ोर हो जाएंगे। कोई भी चीज़ अगर हम लोग कठोर चीज़ अगर दबाते हैं तो दांत क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसीलिए इनेमल को हमेशा बचाना चाहिए। हमेशा सॉफ्ट ब्रश का उपयोग करना चाहिए, या दातुन को अच्छा से सॉफ्ट उसका बना लिया जाता है ब्रश, उसके बाद रगड़ना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं कि ज़्यादा रगड़ने से ज़्यादा चमक होगी, इसके चलते दतवन को मुंह में लेके या ब्रश को मुंह लेके घूमते रहते हैं और ब्रश करते रहते हैं 1 घंटा तक। तो ऐसा करना ठीक नहीं है। जब भी ब्रश करना चाहिए तो बहुत कम से कम 5 मिनट तक ही ब्रश करना चाहिए। उससे ज़्यादा ब्रश करने से इनेमल को नुकसान पहुंचता है, और हम लोग के दांत चमकीले होने के बजाय क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, जो कि बाद में चमकीले कभी नहीं बन सकते। ठीक है। तो ये रहा हम लोग का तीसरा पॉइंट, दंत क्षय से बचने में पीएच का महत्व। अब लास्ट जो है,
कीटों या पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों, कीटों या पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से सुरक्षा में, जो पॉइंट लिखा है इसमें हो सकता है कुछ चेंज हो, यहाँ से यहाँ तक कुछ चेंज हो सकता है, क्या कि हर बार अलग अलग इसमें आ जाता है। तो इसको देख लेना, जो तुम लोग लिखवाए होंगे 4 नंबर में, जो तुम लोग को 4 नंबर में लिखवाए होंगे जैसा, उसी को देख के लिख लेना हेडिंग, ठीक है। अब इसको समझते हैं, कीटों या पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से सुरक्षा में। देखो, जो हम लोग जमीन में अगर देखते हैं तो मीठा चीज़ में क्या चीज़ लगता है? चींटी लगता है। लाल जो चींटी होता है, लाल रंग का चींटी तो देखे होगे। चींटी जब तुमको डंक मारता है, कोई जगह काटता है चींटी, तो क्या होता है? उसमें खुजली होना शुरू होता है, जलन होने लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चींटी के डंक में अम्ल पाया जाता है। अब कौन सा अम्ल पाया जाता है ये तो तुम लोग लिखा गया है, फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल क्या होता है? जब वो डंक मारता है कोई भी जगह में, शरीर के कोई भी हिस्सा में, तो वह क्या कर देता है, उसका डंक में जो अम्ल रहता है वह शरीर के अंदर चला जाता है। शरीर के अंदर जैसे जाता है तो हम लोग का जलन शुरू हो जाता है और छोटा सा फुंसी टाइप का हो जाता है। लेकिन थोड़ा देर के बाद देखेंगे कि वह धीरे धीरे फिर प्लेन हो जाता है, हम लोग का खुजली क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग के शरीर के अंदर क्या है? खून है। और खून की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो जैसे ही वो चींटी हम लोग को यहाँ काटता है, डंक लगाता है, उसी टाइम में ब्लड में जो क्षारीय पदार्थ की मात्रा है वो उसके साथ अभिक्रिया करता है और धीरे धीरे उसको क्या बना देता है? उदासीन बना देता है। तो चींटी के डंक द्वारा जो अम्ल हम लोग के शरीर के अंदर गया था वह क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है, ठीक है। और चींटी के डंक से जो हम लोग को खुजलाहट महसूस हो रहा था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और एक ये तो हो गया, बहुत सारे ऐसे कीट पाए जाते हैं जिनमें ये अम्ल पाया जाता है। जैसे कि बिगनी होता है, पीला रंग का, जो उड़ते रहता है, इतना बड़ा जो रहता है, अगर वह किसी को डंक लगा दे तो इतना फूल जाता है ना, फूल जाता है, बहुत जलन देता है। मधुमक्खी को देखो, उसके डंक में भी अम्ल पाया जाता है। तो मधुमक्खी जैसे ही डंक लगाता है तो शरीर का जिस हिस्सा में वो डंक लगाता है वह हिस्सा फूल जाता है, यानी उसमें सूजन हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा चली जाती है। और जब तक शरीर का खून उसको उदासीन नहीं बनाता है तब तक हम लोग को जलन महसूस होता है। लेकिन अगर हम चाहें तो उस जलन को कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? तो हम लोग को पता है कि उसमें क्या है, अम्ल की मात्रा चली गई हम लोग के शरीर में, तो उसको उदासीन बनाना होगा। शरीर के अंदर का जो खून है वह तो उदासीन तो बना रहा है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है? बहुत स्लो है, क्योंकि ज़्यादा क्षारीय तो नहीं है हम लोग का खून, थोड़ा बहुत है, पॉइंट कुछ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से कोई क्षार की पदार्थ लेंगे और उसको वहाँ पर मल देंगे, ठीक है। जैसे कि खाने का सोडा, खाने वाला सोडा जो किचन में रहता है वो बहुत अच्छा क्षारीय पदार्थ होता है। उसको क्या करेंगे, हल्का सा पानी में लेके उसको मिलाकर उसको जहाँ पर भी लगाए वहाँ पर क्या करेंगे, लेप लगा देंगे। तो लेप लगा देंगे तो देखेंगे कि कुछ ही देर में हम लोग को आराम मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और तुम लोग जंगल में जाते होगे तो घर में तो छोटा सा लाल लाल चींटी मिलता है, लेकिन जंगल में बड़ा बड़ा लाल चींटी मिलता है। तुम लोग शायद देखे भी होगे, काला भी मिलता है और लाल भी मिलता है। काला जो रहता है वो काटता नहीं है, डंक नहीं लगाता है, लेकिन लाल वाला जो रहता है बड़ा वाला, वह अगर डंक लगा दे तो जो घर में जो छोटा चींटी है उससे बहुत ज़्यादा उसमें जलन उत्पन्न होता है।
जिसको लोग लोहा चींटी भी बोलते हैं गांव देहात में। तो इसमें एक कहावत है कि अगर वह चींटी डंक लगा देता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लोहा को घींचते हैं। जिस जगह पर डंक काटा है, लहर दे रहा है, जलन दे रहा है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी लोहा चीज़ को वहाँ पर हम लोग रगड़ते हैं। ठीक है। तो जो यह प्रयोग किया गया है वह अगर साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो यह सही है। आप बोलो कैसे सही है? कहीं भी लोहा अगर वायुमंडल में कहीं पर भी रहेगा, चाहे चाबी हो चाहे कुछ भी हो, उस लोहा में थोड़ा मोड़ा जंग की मात्रा रहता ही रहता है कि नहीं? क्योंकि लोहा वायुमंडल के उपस्थित जलवाष्प से क्या करता है, विक्रिया करके जंग बनाता है, यानी आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो कोई भी लोहा के सामान में तो जंग लगा ही रहता है, थोड़ा बहुत ही हो लेकिन जंग लगा हुआ रहता है। तो जैसे ही चींटी उस जगह काटता है, डंक लगाता है, जलन होने लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो भी लोहा का चीज़ है उसको जाकर वहाँ रगड़ना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग को पता है कि आयरन ऑक्साइड यानी लोहा का जो ऑक्साइड है, जंग है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है कि नहीं? धात्विक ऑक्साइड का ही एक उदाहरण है आयरन ऑक्साइड यानी जंग। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। अगर हम लोग उसको उस जगह पर रगड़ते हैं तो क्या होता है, वहाँ जो क्षारीय पदार्थ जो उस लोहा में लगा हुआ है उस अम्लीय पदार्थ के पास जाएगा और उसको क्या करेगा, उदासीन बनाना शुरू कर देगा, जिसके चलते हम लोग को जलन से राहत मिल जाती है। तो जो पहले का लोग जो खोजे हैं बिना पढ़े लिखे, वो लोग भी कोई दिमाग लगा कर ही इस चीज़ को खोजे हैं। ठीक है। और पौधे में एक तुम लोग जानते होंगे, विज्ञान में उसको बोलते हैं नेटल, और आम भाषा में हम लोग उसको बोलते हैं अलकुसी। जितना लंबा लंबा रहता है उसमें छोटा छोटा रेशा टाइप का रहता है अलकुसी। अगर शरीर का कोई भी हिस्सा में हल्का सा भी पड़ गया तो पूरा उसमें फुंसी जैसा हो जाता है, बहुत खुजलाता है। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेटल साइंस में। तो नेटल का डंक जो रहता है उसमें भी क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, यानी अलकुसी का जो डंक रहता है उसमें भी क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। तो उसको उदासीन बनाने के लिए, जैसे किसी का अलकुसी पड़ जाता है पूरा शरीर में, तो क्या करते हैं वो लोग गोबर लगाते हैं लेप। तो क्या क्या करते हैं, तो देखो गोबर भी क्या है, एक क्षारकीय पदार्थ होता है। ठीक है। गोबर कैसा पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ है। अगर गोबर का लेप उसको लगा दिया जाता है तो क्या होता है, उसको थोड़ा बहुत राहत मिल जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। क्योंकि गोबर में उपस्थित क्षारीय पदार्थ क्या करता है, उस नेटल के डंक में जो अम्ल हम लोग के शरीर में चला गया है, जिससे फुंसी हो गया अम्ल का मात्रा होने के कारण, उसको क्या कर देता है, वह उदासीन बनाना शुरू कर देता है। जब उदासीन हो जाता है पूरी तरह, तब हम लोग का खुजलाहट धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह चींटी का डंक और नेटल का डंक दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय है, दुर्बल क्षारक। ठीक है। तो इसमें कुछ लिखते हैं, चींटी या नेटल के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। जब ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, डंक के माध्यम से, तो हमें उस स्थान पर
जलन महसूस होने लगता है। उसे उदासीन बनाने के लिए दुर्बल क्षारकीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जितना चीज़ हम बताएं उसको तो तुम लोग समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ इसको भी लिख लोगे, शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा लिखने से ज़्यादा दिमाग में रहना जरूरी है। तो जो चीज़ हम बोले हैं उसको दिमाग में रखना। और चींटी या नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यह एग्जाम में आता है, पहले ही बोले हैं, इसको भी याद रखना है। अब हम लोग प्रश्न 3 तक हुआ था ना, अब प्रश्न 4 हम लोग बनाएंगे। प्रश्न 4 में है, सबका किताब निकाल लोगे। प्रश्न 4 सबके बुक निकाल लो। देखो, प्रश्न 4 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, आपके पास 2 विलियन ए एवं बी हैं। तो ये विलियन है, क्वेश्चन नंबर 1 ए है और बी है। ठीक है, विलियन ए के पीएच का मान 6 है और बी के पीएच का मान 8 है। ए का 6 है, बी का 8 है। ठीक है, किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय है? आराम से इसका आंसर बन जाना चाहिए। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होने से क्या होता है, पीएच का मान कम होता है। ये तुम लोग को पॉइंट में लिखवा दिए। तो ये है, यानी विलियन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, सबसे अधिक है, क्योंकि इसका पीएच का मान कम है। तो यह विलियन ए क्या हो जाएगा, अम्लीय, और विलियन बी क्या हो जाएगा, क्षारकीय, क्योंकि पीएच मान 6 है, यानी 7 से कम है। 7 से कम जो भी विलियन का पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक जो भी विलियन का पीएच मान होता है वो क्या होता है, क्षारकीय होता है। तो हम लोग देखें, विलियन ए अम्लीय हो जाएगा, विलियन बी क्षारकीय। बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2 में है, H+ आयन की सांद्रता का विलियन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वही चीज़ लिखना जो हम पॉइंट में लिखवाए थे, कि जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता विलियन में बढ़ती है तो आयन की सांद्रता के विलियन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो वह विलियन अम्लीय होगा,
अगर H प्लस आयन की सांद्रता घटेगी तो क्या होगा, वह कम अम्लीय होगा। जितना अधिक हाइड्रोजन प्लस आयन का सांद्रता बढ़ेगा उतना अधिक वह विलयन अम्लीय होगा, और जितना हाइड्रोजन आयन का सांद्रता कम होगा वह कम अम्लीय होगा, यानी क्षारकीय होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम लोग बना लेना। क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होता है? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? देखो प्रश्न 3 में क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, पूछा है क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस होता है? तो हम लोग जानते हैं कि क्षारकीय विलयन में कौन सा आयन होता है, OH माइनस आयन होता है। तो पूछ रहा है कि क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस होते हैं? तो आंसर क्या होगा, हाँ होते हैं। क्यों? क्षारकीय विलयन में क्या है, क्षारक प्लस जल, ठीक है, दोनों मिलकर विलयन बनाते हैं। तो ये जो H प्लस होता है, जल का सूत्र क्या होता है, तो जल में भी H है ना, तो जल में भी H है, तो ये H प्लस कहाँ से आता है, तो जल से। H प्लस कहाँ से आता है, जल से। तो हम लोग आंसर क्या देंगे कि क्षारकीय विलयन में भी H प्लस पाया जाता है, लेकिन उसका मात्रा क्या होता है, बहुत कम होता है। वह आयन जल से प्राप्त होते हैं, ना कि अम्ल से। लिख लोगे? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो यह क्वेश्चन के आंसर तुम लोग खुद बनाओगे अपने से, क्योंकि हम बता चुके हैं। कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करेगा? तो किसान खेत की मिट्टी में किस परिस्थिति में इसका उपयोग करेगा, ये तो हम लोग पीएच के महत्व में जान गए हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व में किसान वाला शुरू में ही शायद पढ़े हैं, तो समझाए थे कि क्यों हम लोग उसमें डालते हैं चूना या भुजा हुआ चूना या चौक पाउडर। तो ये तुम लोग वहाँ से ही लिख लेना, और इसको होमवर्क बना करके जो पहले जैसा करते हो उसको फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप में भेजना है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में।